अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी की नम्स 2023 पेपर की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सोडियम आयंस आर नियरली डैश टाइम्स ग्रेटर इन फ्लूइड आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। तो सोडियम आयंस जो है वो जब आपका डिपोलराइजिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो नॉर्मल कंडीशंस में जब नर्व कंडक्शन नहीं हो रही होती तो सोडियम जो है वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा होते हैं। जो आपकी नर्व होती है, नर्व की जो मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर फ्लूइड के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इनसाइड, और पोटेशियम जो है वो अंदर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो सोडियम जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसको याद रखने का एक तरीका है नोकिया, NOKIA, कि सोडियम आउटसाइड ज़्यादा होते हैं और पोटेशियम इनसाइड ज़्यादा होते हैं, और ये जो है वो 3 टाइम्स ग्रेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इंड्यूसेस लेबर पेन। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो यूटेराइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, उसकी वजह से लेबर पेन होती है। जब जो है वो बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है उस वक्त जो है वो यूटेराइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन कराता है, उस वजह से लेबर पेन्स प्रोड्यूस होते हैं। वो लेबर पेन से बाद में बेबी को पुश करते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसके हार्मोन्स हैं। अ, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपका कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है, और प्रेगनेंसी के लिए बाद में जो है वो आपका प्लेसेंटा को मेंटेन रखता है, और जो LH है वो आपका ओव्यूलेशन करवाता है, और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए होता है, और जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको भी नॉर्मली होने में हेल्प कर रहा होता है। तो ऑक्सीटोसिन है जो इंड्यूस करता है लेबर पेन को। उसके बाद है हार्मोन सिक्रीटेड इन बल्क ड्यू टू डिक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड। अब जब वाटर कंटेंट ब्लड के अंदर कम होगा इसका मतलब है हमें वाटर को कंजर्व रखने की जरूरत है। ब्लड में अगर वाटर कम है इसका मतलब है हमें यूरिन ज़्यादा नहीं चाहिए, यानी हम ये नहीं चाहते कि जो बॉडी के अंदर वाटर है वो बाहर जाए। हम चाहते हैं कि जो वाटर ब्लड के अंदर कम है, हम जो मेटाबॉलिज्म से जो भी वाटर प्रोड्यूस हुआ है हम उसको बाहर ना निकलने दें, तो हम वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं। तो वाटर को कंजर्व जो करता है हार्मोन वो होता है ADH। ADH जो है किडनी की ट्यूब्यूल से वाटर को रीअब्सॉर्ब करके दोबारा ब्लड के अंदर ले जाता है। तो जब वाटर कंटेंट ब्लड का कम होता है, बॉडी का कम होता है, तो ADH हार्मोन ब्लड में प्रोड्यूस होता है ताकि वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जा सके किडनीज में से और उसको बाहर ना निकलने दिया जाए। तब यूरिन कम प्रोड्यूस होता है और ADH हार्मोन जो है वो इस सारे प्रोसेस में हेल्प करता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। न्यूरॉन है ना, एक न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के दो पार्ट्स होते हैं ना, एक होती है आपकी प्री साइनेप्टिक और एक होती है पोस्ट साइनेप्टिक। ये होती है आपके पोस्ट साइनेप्टिक, ये होती है प्री साइनेप्टिक। यानी साइनैप्स, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं साइनैप्स। तो साइनैप्स से पहले वाली प्री साइनेप्टिक, साइनैप्स के बाद वाली पोस्ट साइनेप्टिक। तो जो प्री साइनेप्टिक होती है उसके अंदर वेसिकल्स होते हैं जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो स्टोर होते हैं। प्रोड्यूस जो है वो आपकी सेल बॉडी के अंदर से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सेल बॉडी में आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो है वो मैकेनिज्म होता है सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करने का। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। तो जो प्रोड्यूस होने के बाद ये वेसिकल्स में प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के वेसिकल्स में स्टोर हो जाते हैं, और जब ज़रूरत होती है नर्व, पीछे से नर्व इम्पल्स आती है तो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से वेसिकल आके उसकी मेम्ब्रेन पे लग जाते हैं और फिर साइनैप्स में रिलीज हो जाते हैं। तो प्रोडक्शन जो होती है वो इनकी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में होती है। ओके, उसके बाद है हमारे पास एंडोर्फिन्स आर प्रोड्यूस्ड इन। अब जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है उसमें एंडोर्फिन्स तो नहीं लिखा हुआ, फेडरल के अंदर है। तो एंडोर्फिन्स क्या होते हैं, अब अगर आपको नहीं भी पता है ना तो आप जरा ऑप्शंस को देखें। थाइमस, थाइमस आपने इतना खास नहीं पढ़ा हुआ। थाइमस कोई जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन। अब आपको ये एंडोर्फिन अगर नहीं भी पता ना ये क्या है, ये हार्मोन है या न्यूरोट्रांसमीटर है, तो आप वैसे देख लें। स्टोमिक के अंदर आपने कोई हार्मोन पढ़ा है, स्टोमिक के अंदर आपने कोई एंडोजीनस हार्मोन नहीं पढ़ा, आपने एक्सोजीनस पढ़ा हुआ है। जी प्रोटीन जो होता है, जी, ठीक है, गैस्ट्रिन जो जी सेल से रिलीज होता है, जी प्रोटीन नहीं, सॉरी, जी सेल से जो गैस्ट्रिन रिलीज होता है, ठीक है, आपको पता है। एड्रीनल ग्लैंड के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि एड्रीनल ग्लैंड के अंदर जब आपका कॉर्टेक्स होता है और मेड्यूला होता है, दोनों के हार्मोन्स आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर आपको पता है ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, जो रिलीज होते हैं। तो आपको अगर नहीं भी पता तो भी आप इसका आंसर ब्रेन लगाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ डोपामीन होता है, सेरोटोनिन होता है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इस तरह के बहुत सारे जो है ना वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो ब्रेन से रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन जो है वो पंजाब की टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा, मैं वैसे बता देती हूँ। एंडोर्फिन जो है वो
पेन सेंसिटिव हार्मोन्स होते हैं, यानी जिस वक्त बॉडी के अंदर कहीं पेन हो रही होती है तो ये एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, ये एंडोर्फिन जाके पेन के पाथवे को इनहिबिट करते हैं ताकि पेन का एहसास कम हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। 46 है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स एंड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इज। अच्छा, अब देखें, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपको पता है फीमेल के हार्मोन्स है, ठीक है। थायरॉक्सिन आपको पता है कहाँ से रिलीज होता है, आपके थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो आपके पास आंसर है क्या, टेस्टोस्टेरोन। तो स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन और मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जो है वो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। अगर यहाँ पे होता है फीमेल, ठीक है, यानी फीमेल के अंदर जो है आपका जो सेकेंडरी ओसाइट और आपका जो है ओवम बनता है, सॉरी सेकेंडरी, हाँ जी, सेकेंडरी ओसाइट ओवम बनता है, और जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर्स उसके लिए जो हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है, और मेल्स के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एक होता है आपका एफएसएच भी होता है, चाहिए वो आगे बात आ जाती है, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। लेडिक सेल्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब लेडिक सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। तो लेडिक सेल्स क्या करते हैं, लेडिक सेल्स जो है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा जो आपका मेल साइकिल है कि उसके अंदर जो है वो आपके जो टेस्टिस की लाइनिंग होती है वहां से आपके पास जो है वो बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, फिर आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर जो है वो आपके स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, उससे पहले भी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो आपके बनते हैं स्पर्मेटोगो, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर जो है वो आगे टेल की एडिशन होती है, और जो है वो हेड के अंदर जो माइक्रोसोम वगैरह ऐड होते हैं, तो फिर आपके पास स्पर्म सेल बनता है। तो खैर, ये सारा प्रोसेस कौन करवा रहा होता है, एफएसएच करवा रहा होता है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो सारा रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है ना, ये वाला ठीक है, मतलब प्राइमरी ओसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेके ओवम बनने तक या फिर स्पर्म बनने तक, ये प्रोसेस जो है वो आपका सारा एफएसएच करवा रहा होता है। ठीक है, फिर एफएसएच जो है वो जो आपके जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान में, जो आपके मेल के टेस्टिस के अंदर सेल्स होते हैं ना, उसके उनके उन सेल्स के दरमियान में जो है ना मतलब वो सेल्स पड़े हुए हैं, उन सेल्स के दरमियान में जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिनको लेडिक सेल्स भी कहते हैं, फिर वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स, यानी कोई उस प्रोसेस में सारी गलती ना हो, और जो है वो जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। तो लेडिक सेल जो इंटरस्टिशियल सेल्स भी जिनको कहते हैं वो आपका करवाते हैं, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाते हैं। ये एफएसएच कहाँ से आता है, ये एफएसएच आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, आपको पता है इंटीरियर पिट्यूटरी से, सॉरी इंटीरियर पिट्यूटरी से ही आता है। आगे उसके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ना वो आगे प्रोड्यूस करवाता है, तो एफएसएच और एलएच वहां से प्रोड्यूस होते हैं। बाकी एफएसएच जो है वो बाद में करवाता है प्रोडक्शन, एस्ट्रोजन की करवाता है, और ये इंटरस्टिशियल सेल्स और या लेडिक सेल्स जो है ये आपका टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कराते हैं। तो 47 का आंसर हो गया। द एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीशन ड्यूरिंग द oogenesis इज स्टिमुलेटेड बाय, ये भी मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोजन कहाँ से आता है, एस्ट्रोजन जो है वो उसको प्रोड्यूस कौन करवाता है, मतलब आना एस्ट्रोजन कहाँ से, वो तो सेकेंडरी ओसाइट से ही रिलीज होता है। ठीक है, आना कहाँ से, मतलब इसको रिलीज किसने करवाना है, स्टिमुलेट किसने करना है कि रिलीज हो जाए ये, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो एफएसएच कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो जब भी प्यूबर्टी वगैरह आती है तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस करवाता है। एफएसएच जो है वो साथ साथ जो है वो प्रोसेस करवा रहा होता है प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट ये सारा, और साथ जो है एफएसएच सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर एक्ट करके एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, तो स्टिमुलेट कौन करता है, उसको रिलीज होने के लिए कौन मजबूर करता है, तो वो आपका एफएसएच है। Which of the following hormones of the pituitary gland regulate the menstrual cycle? तो अच्छा, अब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात नहीं हो रही। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपका, यानी प्राइमरी ओसाइट के से लेकर जो है वो आपको पता है प्राइमरी ओसाइट मियोसिस 2 के अंदर जो है वो रेस्ट हुआ होता है, फिर प्यूबर्टी आती है, फिर आगे प्रोसेस होता है। तो ये प्राइमरी ओसाइट से लेके जो आपका ओवम प्रोड्यूस होता है, फिर ओवम रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, तो उस प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है, एफएसएच और एलएच। ठीक है, तो एफएसएच और सारे प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है कि प्राइमरी ओसाइट से आगे ओवम बनने तक, और फिर जो सेकेंडरी ओसाइट से आपका रिलीज होना होता है ओवम, वो आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच रिलीज कर रहा होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे हम इसलिए नहीं चूज करेंगे क्योंकि वो दोनों होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए। ठीक है, जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात अगर हो रही है तो सिर्फ एफएसएच और एलएच आएगा। उसके बाद है 50, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम एन अफेक्टेड फादर टू ओनली हिज सन। अब फादर जो है वो अब मेल होता है एक्स वाई, ठीक है,
सन के पास जो है वो, सन भी जो है वो एक्स वाई होगा, ठीक है, उसके पास एक एक्स होगा जो और एक पेरेंट से आएगा, और एक वाई होगा जो एक पेरेंट से आएगा, ठीक है। तो जो फादर है वो सिर्फ अपने सन्स को वाई ट्रेट जो है वो आगे, वाई वाला क्रोमोसोम जो है वो आगे ट्रांसमिट करता है। तो जो भी कोई डिजीज वाई लिंक डिजीज होगी वो फादर टू सन जाएगी, क्योंकि मदर वाई क्रोमोसोम को ट्रांसमिट नहीं कर सकती, तो मदर के पास वाई नहीं है ना, मदर ने तो एक्स ही करना है, ठीक है। और जो फादर डॉटर को भी नहीं दे सकता वाई, क्योंकि डॉटर के पास सिर्फ एक्स जाना है, अगर फादर से कुछ जा रहा है तो वो एक्स जाएगा। तो जो फादर टू सन जाता है वो सिर्फ वाई होता है, तो वाई लिंक डिसीजेज या वाई लिंक ट्रेट्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं फादर से सन, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। When both the alleles of a gene pair are same, the organism is said to be, तो इसका आंसर हो जाएगा होमोजाइगस। अलील्स आप किसको कहते हैं? ये आपका एक क्रोमोसोम है ना, अ, ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम होता है जैसा भी बना है। अच्छा, तो एक क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर होते हैं, ठीक है, और दो आपके साइड पे होते हैं क्रोमेटिड्स, ठीक है, इससे आपका एक क्रोमोसोम बनता है। तो ये जो एक क्रोमोसोम का पार्टनर होता है ना क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड, उसको हम कहते हैं अलील्स। तो अगर दोनों अलील सेम है तो हम उसको कहते हैं होमोजाइगस, ठीक है। और अगर डिफरेंट होते हैं तो हम उसको कहते हैं हेट्रोजाइगस। और जीनोटाइप हम उसको कहते हैं, यानी एक्स वाई है ना, तो ये इसकी जीनोटाइप है, ठीक है। यानी जीन्स के अंदर अलील्स कौन कौन से हैं। और अगर फिनोटाइप की बात करें तो वो जो हमें फिजिकली करेक्टर नजर आ रहा होता है उसको हम कहते हैं, यानी अगर एक्स वाई तो हमें मेल नजर आएगा, ठीक है, वो उसकी फिनोटाइप है। और जीनोटाइप जब वो हमें नजर नहीं आती, वो उसके अलील्स के अकॉर्डिंग होती है कि कौन से जो है वो उसके अंदर एलील्स हैं, तो क्या उसकी जीनोटाइप बनेगी। तो इसका आंसर है एलील्स अगर सेम है दोनों जीन पेयर के तो होमोजाइगस, डिफरेंट होते हैं तो हम उसको कहते हैं हेट्रोजाइगस। दिस थ्योरी सेज दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इन अफेक्ट एंशिएंट बैक्टीरिया व्हिच नाउ लिव इनसाइड द लार्जर सेल्स, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा, इसका आंसर है एंडोसिम्बायोट सिंथेसिस, ठीक है, या फिर एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। तो इसके अंदर क्या बात हुई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है, अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपको पता है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे, माइटो सॉरी जो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ठीक है। और जो अपने फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं यानी जो ऑटोट्रॉफ्स हैं उनके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जो है वो लार्जर ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रहना शुरू हो गए। इन एंडोसिम्बायोट का मतलब है कि दोनों इकट्ठे रहना शुरू हो गए। और फिर जो वो ऑर्गेनिज्म था उसने माइटोकॉन्ड्रिया को यूज करना शुरू कर दिया अपनी फूड के लिए, अपने ऑक्सीजन के लिए, और जो क्लोरोप्लास्ट है उसको यूज करना शुरू कर दिया अपनी फूड के लिए, ठीक है। और वो फिर अंदर रहना शुरू हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस ऑर्गेनिज्म के जो क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर था वो गया, उसने अपने करेक्टरिस्टिक्स उसके खत्म हो गए, वो एक लार्ज सेल के अंदर जो है वो एज इट इज रहना शुरू हो गया, उसकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो, मतलब वो जो अलहदा से ऑटोनॉमसली रह रहा था पहले, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर रहने शुरू हो गया। तो वो एंशियंट बैक्टीरिया जो है अब वो जो है वो लार्जर सेल्स के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनका पार्ट है। तो हम इस थ्योरी को कहते हैं एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। क्योंकि आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हैं, क्योंकि इनके पास अपना माइटोकॉन्ड अपना डीएनए होता है, ठीक है, और अपनी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये पहले जो है वो इंडिपेंडेंटली लिव कर रहे थे, और बाद में जो है वो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो राज जाके रहना शुरू हो गए, फिर उनका उन्हीं का पार्ट बन गए। तो ये एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। मैं नेक्स्ट शेयर करती हूँ, प्लीज वेट अ मिनट। अच्छा, ये आपका हो गया था 52। नेक्स्ट है 53, द ऑर्गन विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफर इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। अच्छा, अब जो ऑर्गन्स हैं जो फंक्शन उनका सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो एनालॉगी, ठीक है, एनालॉगी हम उसको कहते हैं, यानी कि फंक्शन सेम है स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जैसे आपके लंग्स हैं और गिल्स हैं, ठीक है, लंग्स और गिल्स दोनों का काम क्या है, रेस्पिरेशन है। फिशेस के अंदर जो है वो आपकी आपके गिल्स होते हैं, और हमारे अंदर मैमल्स के अंदर लंग्स होते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं लेकिन इनका फंक्शन सेम है, रेस्पिरेशन। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। और वो ऑर्गन्स इनका स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। जैसे यूस्टेचियन ट्यूब की बात कर लें, या फिर अपेंडिक्स की बात कर लें, या फिर जो आपकी टेल बोन है, ठीक है, इन सब का स्ट्रक्चर सेम है हर ऑर्गन के अंदर, लेकिन हमारे अंदर जो है कुछ नहीं यूज होता, जैसे अपेंडिक्स यूज नहीं होती है,
और जो है वो आपकी कॉकटेल, जो कॉकटेल कह रही हूँ, सॉरी, क्या उसको कहते हैं, कॉक्सिक्स जो बोन है, जो टेल बोन होती है वो यूज नहीं होती, ठीक है। तो एनालॉगी जो है वो फंक्शन सेम है, होमो होमो सेम, ठीक है। लॉगी तो जो है वो जिनका स्ट्रक्चर सेम है उनको होमोलोगस कहते हैं, जिनका फंक्शन सेम है उनको एनालॉगस कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने मैथ्स के अंदर एनालॉगी वगैरह पढ़ी हुई है ना, तो ये फंक्शन से रिलेटेड होती है। और होमोलॉगी जो है वो हम स्ट्रक्चर से के लिए बात करते हैं, तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा आंसर। विच में नॉट बी अ मोड ऑफ एक्शन ऑफ एन एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी का कौन सा फंक्शन नहीं है वो कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूट्रलाइजिंग एन एंटीजन, ये हमें पता है न्यूट्रलाइज करता है कि एंटीजन के ऊपर जो भी उसके ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे होते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं, उनके ऊपर जाके एंटीबॉडी लग जाती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। प्रेसिपिटेटिंग एन एंटीजन, उसकी जो डिसॉल्व है उसको करना, वो भी उसको तेज कर देता है, ठीक है। यानी एंटीजन को डिसॉल्व करना, उसको चूंकि वो उसके साथ लग जाता है जाके, फिर उसको ज्यादा वल्नरेबल बना देना कि उसके ऊपर इम्यून सेल आके एक्ट करे, तो ये प्रेसिपिटेट करता है। सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइंस और एनहांसिंग फेगोसाइटोसिस। अब आपको पता है जब एंटीजन के ऊपर लग जाता है ना, आके एंटीबॉडी लग जाती है, तो फिर हमारे इम्यून सेल्स को पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर कोई आई है, कोई फॉरेन मटेरियल आया, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी के जो यूनियन होता है उनकी बॉन्डिंग से जो है वो आगे केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। वो केमिकल्स जाके फिर इम्यून सेल्स को बताते हैं कि हमने क्या करना है, ठीक है। अब आपको पता है मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स वगैरह जो होते हैं वो फेगोसाइटोस कर देते हैं। लेकिन जो सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइंस है वो एंटीबॉडी का काम नहीं है। सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइंस असल में एंटीजन्स भी रिलीज करते हैं और एंटीबॉडी एंटीजन जो दोनों इनका बनता है ना, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है, वो भी रिलीज करते हैं। तो साइटोकाइंस असल में होते हैं क्या, साइटोकाइंस इम्यून सेल्स को बताते हैं, साइटोकाइंस आर लाइक कीमो अट्रैक्टेंट्स, ठीक है, वो अट्रैक्ट करते हैं इम्यून सेल्स को। तो ये जो है ना एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइंस, या फिर आपके कुछ इम्यून सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, सिक्रीट नहीं करती साइटोकाइन। वो उस जगह पे रिलीज होते हैं जहाँ पे आपका ये फॉरेन मटेरियल आया होता है, फिर वहाँ पे इम्यून सेल्स जाते हैं। तो एंटीबॉडी का ये काम नहीं, एंटीबॉडी के सारे काम जो है वो एंटीजन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। साइटोकाइन रिलीज करना इसका काम नहीं है, तो सी ऑप्शन इज नॉट एन एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म पेप्सिन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें पता है क्योंकि ये एक हार्मोन है, सॉरी इंजाइम है जो कि एसिडिक मीडियम में काम करता है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, तो ये इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जो है वो आपका स्टोमिक जो है उसके अंदर एसिडिक मीडियम होता है, पेप्सिन की पीएच 2 होती है इसकी, जो ऑप्टिमम पीएच होती है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में जो है अपने एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय, अब इंट्रिंसिक फैक्टर आपने पढ़ा हुआ है कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो स्टोमिक रिलीज करता है। स्टोमिक के अंदर जो इसके पैराइटल सेल्स होते हैं ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर करता क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी 12 को अपने साथ बाइंड करता है और उसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो जिनके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता उनके अंदर विटामिन बी 12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। विटामिन बी 12 अगर एब्जॉर्ब नहीं होता तो आपका जो आगे हीमोग्लोबिन बनने का फंक्शन होता है, रेड ब्लड सेल्स बनने का फंक्शन है, वो नहीं सही तरह होता, फिर ऐसे लोगों को अनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो स्टोमिक रिलीज करता है। पैंक्रियास के अंदर आपने पढ़ा हुआ है सो कौन से हार्मोन्स हैं, ठीक है। लिवर के अंदर आपने जो पढ़ा है, लिवर के एसिड जो है वो कोई एंडोजिनस हार्मोन्स नहीं होते। ड्यूडेनम जो है वो रिलीज करती है, लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रिलीज करती, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्टोमिक के अंदर जो है विटामिन बी 12 की होती है, तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर वहां से रिलीज होता है। The cells which play very important role in developing immunity are, अच्छा डेवलप, देखिए अब यहाँ पे पता है क्या क्वेश्चन लिखा है, डेवलपिंग इम्यूनिटी। अब आप कह रहे हो इम्यूनिटी में तो ये सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने इम्यूनिटी की टाइप्स पढ़ी हुई है कि दो टाइप्स होती हैं, एक होती है आपकी इनेट इम्यूनिटी और एक होती है आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो बर्थ से प्रेजेंट होती है और अडेप्टिव इम्यूनिटी जो हम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी क्या है कि बर्थ से प्रेजेंट है। अब बर्थ से कौन कौन से प्रेजेंट, अब देखिए थ्रोम्बोसाइट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। कोई भी आपकी बॉडी के अंदर इंजरी हुई है, कहीं पे ब्लड निकल रहा है, कोई वेसल टॉर्न हुई है, तो हमेशा थ्रोम्बोसाइट ने वहां जाना। उन्होंने नहीं देखना किस किस्म का जो है वो आया था फैक्टर जिसने जो है वो यहाँ पे तबाही मचाई है, ठीक है। उन्होंने अपना काम करना है, वो इनेट है आपकी बॉडी के अंदर शुरू से है। छोटे बच्चे को भी चोट लगती है तो वो ठीक हो जाती है, ठीक है। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस। जिस किस्म का मर्जी आया है आपका फॉरेन मटीरियल, उसने फेगोसाइटोस करना है, उसने नहीं देखना क्या आया क्या नहीं, ठीक है।
मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स में भी फेगोसाइटोसिस करनी होती है। मोनोसाइट्स एक्चुअली आपके ब्लड के अंदर टिश्यूज के अंदर होते हैं, जब वो ब्लड के अंदर चला जाता है तो वो मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। तो मोनोसाइट्स में भी फेगोसाइटोसिस करनी होती है। लेकिन जो आपके होते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स होते हैं आपके बी और टी, ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स में देखना है कि जो चीज आई है वो किस किस्म की है। तो हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को डेवलप करना है या ह्यूमरल इम्यूनिटी को डेवलप करना है। और वो आपको पता है कि जब आपको कोई डिजीज आती है फिर उसके खिलाफ ये वाले काम करते हैं, ठीक है। उस स्पेसिफिक डिजीज के लिए कि टी एंटीबॉडीज, टी लिम्फोसाइट्स यूज होंगे या बी लिम्फोसाइट्स यूज होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो डेवलप इम्यूनिटी यानी जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें लिम्फोसाइट्स काम कर रहे होते हैं। बाकी सारे स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरल है, कोई भी चीज आएगी उन्होंने उसके खिलाफ काम करना है। लेकिन ये वाली जो इम्यूनिटी है ये प्रोड्यूस नहीं होती तब तक जब तक कि स्पेसिफिक एंटीजन या स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी नहीं आती और उसके खिलाफ फिर देखा नहीं जाता कि लिम्फोसाइट्स कौन से प्रोड्यूस होने हैं, बी या टी। और वो पहले से प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि आपको पता है प्लाज्मा सेल जो है बी लिम्फोसाइट बनाते हैं वो पहले से नहीं पड़े हुए होते। टी सेल्स की भी जो एक्टिवेशन होने वाली होती है, हालांकि वो थाने से प्रोड्यूस हो गए होते हैं लेकिन उनकी एक्टिवेशन होती है। टी सेल्स बहुत टाइप्स होती है, साइटोकाइन टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, डेंड्राइटिक टी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो जो डेवलप इम्यूनिटी हो रही होती है वो लिम्फोसाइट्स की वजह से हो रही होती है। डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और किसी चीज ओरल कैविटी में नहीं होती, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ अमाइलेज या माइलोपेक्टिन एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होता है और वो जो है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है, उनको स्टार्च से जो अमाइलेज के अंदर अमाइलिन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब वैक्सीनेशन क्या है? अच्छा, अब आपको पता है कि इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। अब एक्टिव जो है वो आगे दो तरह की होती है, एक नेचुरल एक्टिव होती है और एक आर्टिफिशियल एक्टिव होती है, ठीक है। अब नेचुरल एक्टिव क्या होती है कि आपको बुखार हुआ, ठीक है, बॉडी के अंदर जो कुछ था, एंटीबॉडीज या जो भी चीज थी उन्होंने उसके खिलाफ लड़ा और आपकी इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। उसके बाद होती है आर्टिफिशियल एक्टिव। आर्टिफिशियल एक्टिव क्या होती है कि आपने बाहर से एंटीजन डाले, ठीक है, आर्टिफिशियली आपने एंटीजन डाले और उसके खिलाफ जो है वो बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की और जो है वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी में हमेशा एंटीबॉडी प्रोड्यूस बॉडी करेगी, ठीक है। पहले वाले में जो है वो बाहर से हमने कुछ नहीं दिया था, बाहर से हमने कोई एंटीजन नहीं डाले थे, बॉडी के अंदर कुछ मसला हुआ था। लेकिन बुखार तब भी होता है ना, आपको जुकाम हुआ है, कुछ हुआ है, कोई एंटीजन बॉडी के अंदर थे, तो हमने खुद बाहर से इंजेक्ट नहीं किया, वो खुद आ गए हो तो आ गए हो, ठीक है। हमने खुद नहीं किए, ठीक है, आर्टिफिशियली वो नेचुरली आए थे। जहां से भी आया, आपने खराब खाना खा लिया है, आपको डस्ट एलर्जी हुई है, कुछ भी हुआ है, ठीक है, तो एंटीजन बाहर से आए जैसे भी आए, बॉडी ने खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस की और एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर दी, वो नेचुरल था, ठीक है। अगर हमने खुद बाहर से एंटीजन डाल दिए, ठीक है, बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई, जैसे हम वो स्मॉल पॉक्स में हमने पढ़ा हुआ, वैक्सीनेशन में पढ़ा हुआ कि हम जो है वीकेंड एंटीजन डाल देते हैं और फिर बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देती है। तो एक्टिव में हमेशा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, चाहे बाहर से कोई एंटीजन आया हो नेचुरली या फिर हमने खुद डाला। और पैसिव में क्या होता है? पैसिव में हम हमेशा एंटीबॉडी दे देते हैं, हम सीधा एंटीबॉडी दे देते हैं, ठीक है। हम ऐसा कोई काम नहीं करते कि एंटीजन दें और बॉडी खुद प्रोड्यूस करे एंटीबॉडी, ठीक है। तो पैसिव के अंदर हम एंटीबॉडी सीधी सीधी दे देते हैं। एक होती है नेचुरल पैसिव, ठीक है, वो मदर का जो मिल्क होता है उसके अंदर क्लोस्ट्रम होता है, उसके अंदर जो है वो आईजीजी होता है, ठीक है, आईजीजी एंटीबॉडी होती है। तो वो हमारे पास होगी नेचुरल पैसिव, हमने नेचुरली बॉडी से आया है, ठीक है। और आर्टिफिशियल होती है हम बाहर से कोई एंटीबॉडी डाल देते हैं, जैसे स्नेक वेनम, ठीक है। जब स्नेक काटता है तो हम बाहर से जो स्नेक की एंटीबॉडीज होती हैं, स्नेक वेनम एंटीबॉडीज, वो बाहर से डाल देते हैं। तो एक्टिव में हमेशा एंटीजन बॉडी प्रोड्यूस करेगी, चाहे जैसे भी करे, ठीक है। और पैसिव में जो है बॉडी के अंदर हम खुद ही एंटीबॉडी डाल देते हैं। द हार्ट चैम्बर फ्रॉम वेयर अयोटा ओरिजिनेट्स। इसका आंसर है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जब स्पिरिन फिर मैंने क्या कहा, आके ड्रेन हो रही होती है, ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर, सॉरी, ठीक है। फिर राइट एट्रियम से जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाती है, राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है, चली जाती है, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर चला जाता है ब्लड, फिर वहां से जो है वो साफ होकर जब आपका ब्लड आता है तो वो आपका आता है राइट लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम से अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। प्यूबिक सिम्फाइसिस है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, सारे एग्जांपल्स ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो ये जो है वो आपकी एक इंफॉर्मेशन वाली बात है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो आपका दोनों जो प्यूबिक बोन्स होते हैं उनके दरमियान होता है बॉन्ड, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो आपके वर्टिब्रा के दरमियान जो
ज्वाइंट होता है वो होता है, ठीक है। तो ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स होते हैं, क्योंकि आप देखें इनकी मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। इंटरवर्टिबल डिस्क आप अपनी कमर को बहुत ज्यादा नहीं झुक, कमर को झुका सकते हैं, लेकिन वो आप किस एक एंगल पे झुका रहे होते हैं, आप हर वर्टिब्रा के दरमियान नहीं आप मूवमेंट कर सकते। इसी तरह प्यूबिक सिम्फाइसिस दो प्यूबिक बोन्स के दरमियान में आप नहीं कर सकते। जो आप अपनी टांगों को स्ट्रेच करते हैं वो भी आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस नहीं होता, ठीक है। वो आपका हिप बोन और जो आपकी फ्यूमर होती है, लेग बोन होती है, उनके दरमियान जो ज्वाइंट होता है वो वाला ज्वाइंट मूव करा होता है। तो कार्टिलेजियस ज्वाइंट पे आपने पढ़ा होगा कि मूवमेंट बहुत कम होती है, तो ये कार्टिलेजियस ज्वाइंट का एक एग्जांपल है। कार्टिलेज इज मोर डिफिकल्ट टू हील देन बोन बिकॉज कार्टिलेज के पास जो है वो आपको पता है ब्लड सप्लाई नहीं होती, जैसे आपका नोज है, जैसे आपका पिन्ना है ईयर का, ठीक है। नोज के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिनमें नहीं होती, ठीक है। जैसे नोज के बिल्कुल जो साइड है ना, दरमियान में होती है ना नोज, बाकी जो साइड्स में नेजल होती है ना वहां पे आपके नहीं होते, ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो कार्टिलेज को मुश्किल है हील करना, क्योंकि वहां पे नहीं होती है आपकी ब्लड सप्लाई, नहीं होता। ब्लड सप्लाई की जरूरी है, ब्लड सप्लाई न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है। ब्लड सप्लाई जो है वो आपके फैक्टर्स के लिए जरूरी है, ग्रोथ फैक्टर्स के लिए जरूरी है। ब्लड सप्लाई आपकी इसलिए जरूरी है कि उसके अंदर जो है वो सेल्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने आगे प्रोड्यूस कर आगे हील करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ ब्लड के थ्रू ही आता है ना, ब्लड के थ्रू ही सारी बॉडी के पास जाते हैं ये सारे सेल्स।